योगेश्वरी साहू है नाम। बच्चों को नए नए तरीकों से पढ़ाना मेरा काम। मंच में बैठे सभी मुख्य अतिथियों को, यहाँ उपस्थित सम्मानित शिक्षकों को, पालकगणों को मेरा सादर प्रणाम और अपनी बातों को आप सबके सामने साझा कर रही हूँ। कहानी साधारण से कुछ असाधारण तक की है। 2016 में जब मैं रूम टू रीड के साथ जुड़ी, एक नॉर्मल प्रशिक्षण की तरह मैंने इसको लिया कि प्रशिक्षण आता है और जाता है, उसको हमको अपनी कक्षा कक्ष में किस तरीके से लागू करना है बच्चों के साथ करके सीखने का तब भी। लेकिन जब उस 4 दिन से जो कार्यशाला वहाँ बताया गया कि आपको ध्वनियों पर काम करना है, फिर वर्ण पर काम करना है, फिर आपको डॉटेड लाइन में जाके बच्चों को अक्षरों तक जाना है, फिर वो सारी चीजें जब कर लेनी है तो आपको कहानी सुनाना है। और उस कहानियों में भी 2 शब्द आएंगे नए वाले, क्योंकि कहानियां तो मैं रोज सुनाती थी बच्चों को, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर मेरी कहानियां होती थी क्लास के एंडिंग। मैंने शुरुआत में किसी दिन कहानी नहीं सुनाया। कहानियों को किस स्तर तक ले जाना है, क्योंकि हमारी कहानी राजा रानी की होती थी, पेड़ पौधों की होती थी, हाथी की, घोड़े की, बट वो किस स्तर का ये हम नहीं सोचते। हम छोटी कहानी सुना दे, चित्रों को दिखाकर बात करें, क्योंकि हमको तो बड़ी चित्र वाली कहानी मिलती नहीं। और मेरे यहाँ पे ये परंपरा है कि हमने कहानी सुनी अपने बचपन में, हमारे दादा ने पापा ने तो बहुत कहानियां सुनाई। तो जब वो काम करना शुरू किया, पहले दिन जब जाके काम किए तो फिर एक ही अक्षर उठाना, सिर्फ र पढ़ाना है, कल भी र पढ़ाना है, फिर र पढ़ाना। तो शुरुआती कुछ दिनों तक तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर बच्चों को हाथ आगे करवाना था, ऊपर करवाना था, तो एक ऐसे लगता था कि वार्म अप एक्टिविटी हो रही है और हमारे से कुछ अलग चीजें हो रही हैं। लेकिन तीसरे से चौथे हफ्ते खत्म होते होते तक बच्चे जब 2 अक्षर वाले शब्द पढ़ना शुरू कर दिए, उन्होंने कर पढ़ा, आस पढ़ा, हल पढ़ा, तब समझ में आया कि जो चीजें 6 महीने बाद होने वाली थी वो अभी हो गई। मतलब कुछ तो अलग है, सब चीजें क्रमबद्ध रूप से आ रही थी, निकल के। काम बहुत हैक्टिक हो रहा था कि हाँ बहुत सारा टाइम लग रहा था। उसमें मेरी क्लास की स्ट्रेंथ 42 की थी, जिसमें 38-40 बच्चे भी आ जा रहे थे। बैठने के लिए जगह नहीं होता था और वो पूरा प्रोसेस करना रहता था, तो कभी कभी गणित की क्लास छूट भी जाती थी। और आते जाते हम उसमें बस से ट्रेवल करते थे तो बातचीत भी होती थी, आपका क्लास कैसे चल रहा है, आज मैडम एकदम परेशान हो रहे हैं, क्या करें। लेकिन धीरे धीरे जब वो तीसरा और चौथा महीना खत्म हुआ, लिटरेसी कोच आती थी और शासन के लोग आते थे, सबने सपोर्ट किया कि चीजें नहीं हैं, आप लोग करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा करके। जब पहला हमारा टर्न तो किताब खत्म हुआ और हमारे ऐसे बात होती थी बस में, तो मेरी फ्रेंड ने कहा मेरी स्कूल के बच्चे हैं ना पुस्तक पढ़ ले रहे हैं। वो मेरे लिए शॉकिंग था, पुस्तक पढ़ ले रहे हैं। हाँ, 10 से 12 बच्चे पढ़ ले रहे हैं। अब मैं स्कूल पहुंची तो मैंने अपनी कलीग को कहा उनके स्कूल के बच्चे पुस्तक पढ़ ले रहे हैं तो मुझ में ऐसी कोई कमी है। मैंने कहीं ना कहीं कमी कर दी कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अपनी लिटरेसी कोच को मैंने फोन लगाया और कहा कि आपने मुझे कुछ सही तरीके से नहीं बताया, जिसके कारण मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और उनके स्कूल के बच्चे पढ़ पा रहे हैं। मतलब कुछ कमी रह गई। और क्या मतलब वो मेरे लिए बहुत टेंशन का समय था। मेरा बच्चा, मैं उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन मेरे को, मैं रूम टू रीड को लेके चल रही थी तो एक बर्डन आ गया था। और मैंने उस समय तक अपने बच्चों को कहानी की किताब दी नहीं थी पढ़ने के लिए। 3-4 दिनों बाद वो जब आई ना, तब उन्होंने दिया। हमने किताब खोला सेकेंड फेज के लिए और बच्चे ने पढ़ा काका केक ला। केक केले का था। 12 से 15 बच्चों ने पढ़ा और एकदम खराटे से पढ़ा। वो मेरे लिए अद्भुत अनुभव था, अद्भुत। उस दिन ये खुशी हुई, हाँ मेरे बच्चे भी पढ़ लिए। नवंबर में मेरे बच्चे, जो मैं पूरे साल खत्म होते तक नहीं पढ़ा पा रही थी, वो नवंबर के आते आते तक पढ़ लिए। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव था। उन 6 महीनों के बाद फिर मैंने जाना कि अगर मैं इस प्रोसेस को सही तरीके से अगर अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करूंगी तो मेरे बच्चे बहुत ही जल्दी स्वतंत्र पाठक बन जाएंगे। तो इनका एक ध्येय था कि बच्चों को स्वतंत्र पाठक बनाना है। और बच्चे क्लास दूसरी के खत्म होते होते तक उस स्तर तक पहुंच गए, कक्षा 2 के बच्चे की कक्षा 5 और 6 के बच्चों से भी अधिक अच्छा पढ़ रहे थे।
वो शब्दों में प्रयोग कर रहे थे, वो वाक्यों में प्रयोग कर रहे थे, और वो घर जाके कहानियों की किताबों को अपने पेरेंट्स को भी पढ़ के सुना रहे थे। तो उनसे भी जो फीडबैक मिल रहा था, मैडम हम लेकर पढ़े बढ़ा के, मैडम हम लेकर तो पढ़ा थे, बहुत अच्छा पढ़ा थे, घर में जाके ना कहानी की किताब लेते थे, हम पढ़ के सुनाते। तो एक गौरव की अनुभूति होती थी कि हाँ, जो मैंने अपने पिछले 6 सालों में नहीं किया, वो इस साल मैंने वो करके दिखा दी, वो अचीव कर ली। तो कहीं ना कहीं वो एक सही तरीका था, एक प्रोसेस था, और वो जुनून था उस समय काम करने का कि हाँ, और तरीका वो इतना अच्छा है कि अभी भी हम उस चीज़ों को अपने क्लासरूम में लागू किए हुए हैं। उन कहानियों की किताबों के साथ चल रहे हैं, कहानियों की किताबों में जो चित्र आ रहे हैं उनके साथ चल रहे हैं, कहानियों के साथ धीरे 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 और रूम टू रीड के साथ जुड़ते जुड़ते मैंने इस काम को यहाँ तक किया। बच्चों की लेखन और कौशल कक्षा 2 से जब आगे बढ़ गए तो बच्चों की लेखन और कौशल को भी एक अवसर देने का मौका था। तो हमारे यहाँ दीवार पत्रिका बनी हुई है, जगह जगह पुस्तक का कोना भी बना हुआ है। बच्चे खुद से लिख के आते हैं, हम कुछ चीजें देते हैं और उसको हम डिस्प्ले करके रखते हैं ताकि बच्चे जब चाहे तब उसको पढ़ पाए और देख पाए। इससे दोनों चीजें हो रही, बच्चों की लेखन कला का भी विकास हो रहा है और बहुत सारी हमारे शासन की जो योजनाएं आ रही हैं, तो लिखने और पढ़ने का दोनों काम एक साथ हो रहा है। इसके साथ साथ मैंने वहाँ के लोकल लोगों को, समुदाय के लोगों को भी आमंत्रित किया स्कूल में कहानियों के लिए। वो आके बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। मैं कुछ माताओं के साथ जाकर या एसएमसी में जाकर कहानियां सुनती हूँ, उनसे कहानियां लेती हूँ और मैंने उन कहानियों को YouTube पे डालना शुरू किया। जब कोरोना काल आया था तो हमारे पास तो ऐसा कोई साधन नहीं था कि हम बच्चों से जुड़ पाए करके। तब मैंने अपना एक YouTube चैनल स्टार्ट किया जिसमें मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर पालकों तक भेजती थी। पहले व्हाट्सएप तक भेजती थी तो वो ग्रुप बहुत छोटा हो गया था, तो मैंने उसको YouTube पे अपलोड किया सीजे स्कूल के नाम से। फिर जो हमारी छत्तीसगढ़ की पुरानी लोकल लोक कथाएं हैं उनको डालना शुरू किया, उनको नए तरीके से रिक्रिएट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी संग्रहित करना बहुत आवश्यक था। तो आज मेरे पास 125 पुरानी लोक कथाओं का संग्रह है और मेरे YouTube चैनल पर 1700 वीडियोस हैं, जो मेरे स्कूल के वीडियोस हैं, मेरे बच्चों की गतिविधियां हैं कि मैं किस तरीके से बाल गीत करवाती हूँ, लेखन करवाती हूँ या ड्राइंग करवाती हूँ, वो सारे मेरे बच्चों को रिलेटेड है। सारा स्कूल का एक्टिविटी है, किसी भी बच्चे का कोई भी क्लासरूम का हम जो भी चीजें करते हैं वो सारा कुछ है। तो वो कहीं ना कहीं एक माध्यम बना। और ऐसे हुआ एक बार जब हमारे स्कूल में कार्यक्रम हुआ एनुअल डे का, तो एक बच्ची ने कहा, क्योंकि हम बोल के रखे थे अपनी नानी से कहानी सुन के आना या दादी से, तो उसने नाम लिखवाया कि मुझे मैडम कहानी सुनाना है यहाँ पे। जब क्योंकि 26 जनवरी में तो ऐसा होता है कि रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो उस बच्ची ने जब अनाउंस हुआ उसका नाम कि मीनाक्षी सुनाएगी कहानी, सब खूब हंसे, क्या कहानी सुनाएगी, क्या कहानी सुनाएगी। उस बच्ची ने स्टेज पे जाकर कहानी कहना शुरू किया और जिस हाव भाव के साथ उसने कहानी सुनाया तो वो मंत्रमुग्ध हो गए। उसकी हर बात के बाद तालियां निकल के आई और उसको 500 रुपए का इनाम मिला। और सरपंच ने कहा मेरा अब वो अगले साल हुई तो कम से कम 4 एक पहले खड़ा करा मुझे कहानी सुना। रूम टू रीड के समय ही मेरा लिखने का कौशल है वो जारी हुआ और 2022 में जब ये लेखन का एक समूह बना तो उसमें भी मुझे एक मौका दिया गया बाल साहित्यकारों का, ये जो लेखन का, जिसमें ये सर आए थे नवनीत नीरव। 3 दिनों तक हमने एक वर्कशॉप की, तो उन्होंने लेखन के विभिन्न आयामों पर बात की कि किस तरीके से बच्चों के स्तर के अनुरूप चीजें लिखी जाए, किस तरह उनके स्तर का, उनकी तर्क शक्ति को देखते हुए, क्योंकि बड़ों के हिसाब से तो कहानियां बनानी बहुत आसान है, या जो हम परंपरागत सुने हुए हैं उनको सुनाना बहुत आसान है। लेकिन अभी भी मैं ये कहती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो पुरानी लोक कथाएं हैं उनको सुनाने वाले बहुत कम ही रह गए हैं, जो उस हाव भाव के साथ, उस संजीदगी के साथ आपको कहानी सुनाए कि उसको आपको कहानी सुनने का मजा आ जाए। क्योंकि कहानी कहने का एक कौशल होता है, एक कला होती है और वो हर किसी को नहीं आती। तो उस 3 दिनों के वर्कशॉप में हमें ये बताया गया कि कैसे हमको छोटे बच्चों के स्तर की कहानियां लिखनी है करके। और उन दिनों का लगातार ये प्रयास था, सबका मेहनत था। हमारे CRT वाले लोग भी काफी सहयोग किए रूम टू रीड का। तो उस किताब को देखने के बाद अनुभव हुआ कि हाँ, अगर आप सपने देखते हैं तो वो सपने जरूर सच होते हैं।
वो चीज़ें धीरे धीरे होके आई, क्योंकि सडन नहीं हुआ, एक प्रोसेस था, चलते गया, लोग साथ देते गए, जब भी ज़रूरत पड़ा जहाँ पे भी तो उन्होंने दिया सहयोग। और उसके बाद पिछले वर्ष की बात है, 75 दिवसीय भाषा महोत्सव हुआ नई दिल्ली में, तो मैंने वहाँ पे अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया था कि टेक्नोलॉजी का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ टेक्नोलॉजी को लेकर ही काम कर रही हूँ कि मैं बच्चों के साथ भाषा में, मातृभाषा में, FLN तो अभी आया था 2020 के बाद, लेकिन हमारी शाला में मैं जब से जुड़ी हुई हूँ तब से हम ये काम कर रहे हैं कि हम बच्चों को अधिक से अधिक FLN की जो गतिविधियाँ हैं, मातृभाषा में शिक्षा है, वो दे पाए। तो मैंने वहाँ पर अपना 2 दिन का प्रेजेंटेशन दिया था। तो एक मेरे लिए गौरव का क्षण था कि मैं एक टीचर से, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत दूर की चीज़ थी, जैसे कोरोना काल आया तो हमने धीरे धीरे सीखा और वो मैं वीडियो में बनाते गई और आज मेरे बच्चे इतने मुखर हैं कि कभी कभी ऐसा होता है ना, कैमरा चालू करते हैं तो बड़े बड़े सर पर आ जाते हैं कि हम क्या करें। बट अगर कक्षा पहली का भी बच्चा है, अगर आप कैमरा चालू करते हैं तो उसके पास वो फ्री, उसके पास कोई हेजिटेशन नहीं है, उसको ऐसा लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपको मुखर होकर जवाब देगा। बच्चों में जो बात करने की क्षमता है, जो तर्कशीलता है, वो बहुत अच्छी हो गई है। तो इन सब के लिए एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू SCERT, थैंक यू USAID और थैंक यू रूम टू रीड। आगे की मेरी ये योजना है कि मैं भविष्य में इसी तरीके का बेहतर से बेहतर अच्छे तरीके से काम करूंगी, अपने काम को और आगे बढ़ाऊंगी, जिससे मेरे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख पाए। क्योंकि बच्चे कहानी के माध्यम से जो सीखते हैं वो हमेशा से उनके मस्तिष्क में स्थिर हो जाता है, बहुत अच्छे से तर्क करते हैं, अपनी कल्पनाशीलता को जागृत करते हैं और कहानी के माध्यम से जो सीखते हैं वो चिरस्थायी होता है। तो मैं बच्चों के साथ और बेहतर तरीके से काम करना चाहूँगी और आप सब इसी तरीके से सहयोग की अपेक्षा है। तो आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद। थैंक यू SCERT, USAID और